साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत, मेरे यूट्यूब चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल ये सवाल जो है एक कमेंट से पैदा हुआ है। एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, शायद मेरे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा कि मैं समता और समानता के जो मुद्दे हैं, उस पर थोड़ी-सी बात करूँ और ये समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये जो 2 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट हैं, इन 2 कॉन्सेप्ट्स में क्या अंतर है? क्योंकि जिस समय मैं भी बीएड कर रहा था, एमएड कर रहा था, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें खासी परेशानी हुई और बहुत लंबा समय लगा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में अंतर को समझने में। चलिए उस स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये बात शुरू करता हूँ कि इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में क्या अंतर है? अ, ये जो 2 अवधारणाएँ हैं, जिन्हें हम समता और समानता कह रहे हैं यानी इक्विटी और इक्वालिटी है, ये समाज दर्शन की, सोशल फिलॉसफी की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं और समाज में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएँ घटती हैं, जिसमें कि न्याय का सवाल महत्वपूर्ण होता है, बराबरी का सवाल महत्वपूर्ण होता है, स्वतंत्रता का सवाल महत्वपूर्ण होता है, उनको एड्रेस करने में ये जो कांसेप्ट है इक्विटी और इक्वालिटी का, ये ख़ासी मदद करते हैं। समाज दर्शन और सामाजिक न्याय से जुड़ी इन 2 अवधारणाओं को समझने से किसी भी राज्य में संसाधनों तक पहुँच और उसके बँटवारे के बारे में हमारी समझ बेहतर हो सकती है। ये 2 अवधारणाएँ हमें समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच स्थापित और चले आ रहे संबंधों की गुणवत्ता के बारे में हमारी समझ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। आज का सवाल यही है कि समता और समानता के बीच अंतर को कैसे समझा जाए? इन 2 अवधारणाओं के बीच अंतर को समझने के लिए इस वीडियो में मैं 3 रेफ़रेंसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 3 स्रोत सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहली स्रोत सामग्री है भारत का संविधान। हालाँकि भारत के संविधान में इक्वालिटी शब्द का जो हिंदी अनुवाद किया गया है, वह समता ही किया गया है, यानी वहाँ पर इक्वालिटी को इक्विटी के सेंस में ही इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। दूसरा स्रोत है सत्यपाल गौतम द्वारा लिखी हुई किताब समाज दर्शन। ये किताब 2001 में हरियाणा साहित्य अकादमी से छपी। 2007 में यूनेस्को ने एक मोनोग्राफ छापा और इसका टाइटल है द जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस इन स्कूल्स। ये एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में अंतर को समझाने का प्रयास किया गया है। इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में अंतर को समझने के लिए हम एक-एक करके 3 चित्रों की व्याख्या करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहला चित्र दिखाई दे रहा होगा और आपको दिख रहा होगा कि इस चित्र में जो राइट साइड है, उसमें एक एक बच्चा खड़ा है या बच्ची खड़ी है और सीढ़ी पर है वो और उसके लेफ्ट साइड में भी एक बच्चा, एक बच्ची है, सीढ़ी पर है। दोनों की सीढ़ी की जो ऊँचाई है, वह बराबर है, लेकिन जो पेड़ का फल है, वो दोनों से अलग-अलग दूरी पर है। तो पहली वाली जो स्थिति है, वह अगर हम यूनेस्को के उस दस्तावेज का हवाला दें, तो पहली वाली स्थिति इक्वालिटी की स्थिति है। लेकिन जब हम दूसरी वाली स्थिति में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस बच्चे से फल की दूरी ज़्यादा थी, उसको बड़ी सीढ़ी दे दी गई है। अब वह बच्चा भी फल तक पहुँच गया है या पहुँच गई है और जो लेफ्ट साइड में बच्चा था, उसकी सीढ़ी तो छोटी थी, लेकिन वह फल तक पहुँच रहा था या पहुँच रही थी। तो इस तरह से जो जस्टिस का सवाल है, वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों बच्चों का मकसद जो है फल की प्राप्ति थी, लेकिन दोनों को बराबर सीढ़ी दी गई थी, शायद ये सोचते हुए कि हमें सबको बराबर के संसाधन बाँटने हैं, बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि जो फल है, वो किससे कितनी दूरी पर है, यानी एक्सेस का सवाल भी है। केवल अपॉर्च्युनिटी का सवाल नहीं है कि आपको अपॉर्च्युनिटी दे दी गई है, एक्सेस का सवाल भी है। ये जो चित्र है, वह इक्विटी और इक्वालिटी के सवाल को समझने में हमारी मदद करता है। अब आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के 3 हिस्से हैं। एक में लिखा है इक्वालिटी, दूसरे में इक्विटी और तीसरे में सॉल्यूशन। जो इक्विटी वाला हिस्सा है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? बीच वाला हिस्सा, उसमें हम देख रहे हैं कि 3 बच्चों का जो कद है, वो है अलग-अलग है।
एक बच्चा बहुत लंबा है, एक थोड़ा कम लंबा है और एक बहुत ही छोटा है यानी उसका कद। तो तीनों को एक को तो सीढ़ी दी नहीं गई है यानी स्टूल जिस पर चढ़ करके वो खेल देखना चाह रहे हैं। दूसरे को सिंगल स्टूल दिया गया है और तीसरे को डबल स्टूल दिया गया है और उस पर चढ़ करके वो बच्चा खेल देख रहा है। यह स्थिति इक्विटी है, यानी कि जितने हमारे पास स्टूल थे, यानी जितने हमारे पास संसाधन थे, वह संसाधन उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बाँटे गए हैं। सबको एक ही स्टूल नहीं दे दिया गया है या सभी को 2-2 स्टूल नहीं दे दिए गए हैं। जो सबसे लेफ्ट वाला भाग है इस चित्र का, उस पे लिखा हुआ है इक्वालिटी। इक्वालिटी के मायने यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहे हैं कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वह सब में बराबर बाँट दिए गए हैं। हमने कद का ध्यान नहीं रखा और सभी बच्चों को एक समान स्टूल दे दिए गए हैं। उसका हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? हमको यह दिख रहा है कि जो लंबा बच्चा था, जिसका कद ऊँचा था, वह तो खेल को बड़ी आसानी से देख रहा है। दूसरा वाला बच्चा भी खेल को देख पा रहा है, लेकिन तीसरा बच्चा जो है, एक स्टूल देखने के बावजूद भी खेल तक उसकी एक्सेस नहीं हो पा रही है। संसाधनों का बराबर बँटवारा तो हो गया है, लेकिन उनका जो एक्सेस है परिणाम तक, जो रिज़ल्ट है, उस तक सबकी बराबरी नहीं हो पाई है। तो ये जो चित्र है, यह भी इक्वालिटी और इक्विटी के अंतर को समझने में हमारी कुछ मदद करता है। अब एक और चित्र देखिए जो आपके स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो चित्र का ऊपर वाला भाग है, उस पर लिखा हुआ है इक्वालिटी और चित्र के नीचे वाले भाग में लिखा हुआ है इक्विटी। ऊपर वाले भाग में जो है 4 लोगों को दिखाया गया है जिसमें से 2 महिलाएँ हैं और 2 पुरुष हैं। एक महिला जो है विकलांग है। लेकिन सभी को एक बराबर साइकिल दे दी गई है और एक तरह की साइकिल दे दी गई है। ये बता रहा है कि हम उनकी ऐतिहासिकता, उनकी शारीरिक अवस्था, उनके कद, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखे बिना सबको हमने एक बराबर की साइकिल दे दी है। तो ये चित्र बता रहा है कि ये जो स्थिति है, वह इक्विटी की स्थिति नहीं है, वह इक्वालिटी की स्थिति है। जबकि इस चित्र का जो नीचे वाला भाग है, वह बता रहा है कि कद के हिसाब से लोगों को साइकिल बटी हुई है और जो विकलांग महिला है, उसको उस तरह की साइकिल दी गई है, जिसे वह चला सके और जिससे उसकी जो राइट टू मूवमेंट है, वह सुनिश्चित हो सके। तो यह चित्र भी हमें इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में अंतर को समझने में जो है मदद कर सकता है। कुछ ठोस उदाहरणों के बाद अब हम सिद्धांत की बात समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि समता और समानता के बीच जो अंतर है उसको समझने में हमें और भी मज़ा भी आए और हमारी समझदारी जो है बेहतर भी बने। हमने ऊपर यूनेस्को के एक मोनोलॉग की बात की थी। उस मोनोलॉग में एक जगह लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूँ, द इक्वालिटी फ्रेमवर्क लीड्स टीचर्स टू ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स अलाइक। अगर कोई शिक्षक कक्षा में इक्वालिटी के फ्रेमवर्क से जा रहा है या जा रही है, तो वह कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों को एक जैसा ट्रीट करेंगी। यानी समान रूप से वो दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। जबकि आगे ये दस्तावेज लिखता है, द इक्विटी फ्रेमवर्क लीड्स teachers to consider a conscious and differential treatment of girls and boys in order to achieve equal outcomes। यानी जो आउटकम्स हैं वह बराबर हासिल हो सके लड़के और लड़कियों को, इसके लिए जो इक्विटी फ्रेमवर्क में विश्वास करने वाले टीचर हैं, वे सचेत तौर पर लड़के और लड़कियों के साथ अलग तरह का व्यवहार करेंगे, एक सा व्यवहार नहीं करेंगे। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और मेरी कक्षा में सांस्कृतिक तौर पर दबी हुई जो लड़कियां हैं वो बैठी हुई हैं और वो सवाल न तो पूछ रही हैं, ना सवालों का जवाब दे रही हैं, ना कक्षा की किसी गतिविधि में बहुत सायास तौर पर शामिल हो रही हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर मैं यह कहकर चुप रह सकता हूँ या मैं शांत रह सकता हूँ या अपने मन को तसल्ली दे सकता हूँ कि मैं सभी विद्यार्थियों को मैंने मौका दिया, किसी ने वह मौका हासिल नहीं किया,
आगे बढ़ करके उसे लपक नहीं लिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह है इक्वालिटी फ्रेमवर्क। लेकिन अगर मैं इक्विटी फ्रेमवर्क पर विश्वास करने वाला शिक्षक हूँ या शिक्षिका हूँ, तो मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा या रखूँगी कि मेरी कक्षा में लड़कियाँ बैठी हैं, जो सांस्कृतिक तौर पर पितृसत्ता से या मर्दवाद से दबी हुई हैं और इसलिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन की ज़रूरत होगी, उन्हें विशेष मौके देने की ज़रूरत होगी, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तब मैं कक्षा में इस बात का ध्यान रखूँगा कि कहीं जो कक्षा के लड़के हैं, वह सवाल का जवाब देने या सवाल पूछने के सारे मौके न हथिया लें, तो मैं इस बात को मॉडरेट करूँगा और यह मॉडरेशन जो है इक्विटी फ्रेमवर्क से निकल करके आएगा। आगे यह दस्तावेज लिखता है कि द इक्विटी फ्रेमवर्क रीजन्स दैट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैज बीन लेस एडवांटेज्ड इन द पास्ट, इट मे नीड मोर अटेंशन। यानी इक्विटी जो फ्रेमवर्क है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि अगर इतिहास में किसी के साथ ज्यादती हुई है, उत्पीड़न हुआ है, उसका शोषण हुआ है, उसे पीछे धकेला गया है, तो अब इस समय आज की तारीख में उसे विशेष अटेंशन की जरूरत है, उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और इसका मतलब है कि कक्षा में एक शिक्षक के पास जो कुल समय है सवाल पूछने का, कुल समय है गतिविधि कराने का, कुल समय है बात सुनने का, उसका एक बड़ा हिस्सा उसे लड़कियों को देना चाहिए ताकि जो ऐतिहासिक तौर पर उनके साथ ज्यादती हुई है, तो पीछे धकेला गया है, वे आगे आ सके और ताकि आउटकम्स के सेंस में हम लड़के और लड़कियों को बराबरी पर ला सके। इसका अर्थ यह है कि कक्षा में अगर कोई ऐतिहासिक तौर पर बढ़त लेकर के पहुंच रहा है या पहुंच रही है, तो एक शिक्षक को इक्विटी का फ्रेमवर्क यह बताता है कि वो इस बात को ठहर कर सोचे कि कुछ बच्चे अपनी ऐतिहासिकता की वजह से आगे हो जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है ऐतिहासिकता की वजह से पीछे रह जा रहे हैं। तो जो पीछे रह जा रहे हैं, उन पर संसाधनों का जो बंटवारा है, वह ज़्यादा करना पड़ेगा, चाहे वो समय हो, चाहे ध्यान हो। जो है एक शिक्षक के पास जिस रूप में ये संसाधन जो है होते हैं। इसी दस्तावेज में एक उदाहरण दिया गया है और ये दस्तावेज कहता है, फॉर इंस्टेंस ए टीचर में स्ट्रेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन साइंस, may stress female students to do more in maths or may encourage male students more to read literature। अगर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़कियां विज्ञान और गणित की तरफ कम रुचि दिखा रही हैं, वो कम आकर्षित हो रही है विज्ञान और गणित की तरफ, तो स्कूल का मतलब यह है कि वह उनको गणित और विज्ञान पढ़ाने के और पढ़ने के ज्यादा मौके दे। और अगर हमें समाज में, स्कूलों में हमको यह दिखाई दे रहा है कि लड़कों का जो ध्यान है, उनकी रुचि है, वह साहित्य पढ़ने में कम है, तो फिर उन्हें साहित्य पढ़ने के मौके ज्यादा दें, ताकि समाज में अपॉर्चुनिटी ही सुनिश्चित ना हो, बल्कि रिजल्ट भी सुनिश्चित किया जा सके। यूनेस्को के इस पैराग्राफ में इक्विटी और इक्वालिटी के अंतर को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो यह है कि समानता के दर्शन में सभी को एक समान समझा जाता है और इस आधार पर सभी को एक समान अधिकार और सुविधाएं देने का व्यवहार अपनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि समता का दर्शन सभी को समान नहीं समझता। उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि लोग विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक स्थितियों से होकर गुजरे हैं। उन ऐतिहासिक स्थितियों की वजह से सभी के पास अलग-अलग मात्रा में अलग-अलग किस्म की कैपिटल है। इसलिए व्यक्तियों और समूहों की ऐतिहासिकता को भुलाकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यहीं से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का राजनीतिक ख्याल पनपता है। यूनेस्को के मोनोलॉग के इस पैराग्राफ की आखिरी लाइंस में यह बताया गया है कि जो अनप्रिविलेज्ड व्यक्ति या समूह के सदस्य हैं, उनके लिए व्यवस्था को प्रोएक्टिव होकर विशेष प्रयास करने होते हैं। इसलिए यूनेस्को ने अपने दस्तावेज में लिखा है कि अ टीचर में स्ट्रेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन साइंस, में प्रेस फीमेल स्टूडेंट्स टू डू मोर इन मैथ और में इनकरेज मेल स्टूडेंट्स मोर टू रीड लिटरेचर। जो जिसमें पीछे छूटे हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष प्रयास करने का जो फलसफा है,
जो प्रिंसिपल है, जो फिलॉसफी है, उसे यूनेस्को के इस दस्तावेज के अनुसार इक्विटी कहा गया है। आइए समता और समानता की बहस में यूनेस्को द्वारा दिए गए इस उदाहरण का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कारण से लड़कियां गणित पढ़ने की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं या वे गणित पढ़ने के प्रति रुचि कम दिखाती हैं, तो शिक्षा व्यवस्था की यह जिम्मेदारी है कि वह लड़कियों में पाई जाने वाली इस कमी पर विशेष ध्यान दे। इसी प्रकार अगर यह पाया जाता है कि लड़के साहित्य पढ़ने में रुचि कम दिखाते हैं, तो उनमें पाई जाने वाली इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को विशेष पद्धतियां और कार्यक्रम चलाने होंगे। यह उदाहरण स्पष्ट कर रहा है कि जहां समानता का अर्थ सभी के लिए एक सा व्यवहार करना है, वहीं समता का अर्थ लोगों की विशेषताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवहार की मांग करता है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण देख रहे हैं कि लड़कियों के स्कूल में टेलरिंग का काम चल रहा है, लड़कियों के स्कूल में कुकिंग का काम चल रहा है, लड़कियों के स्कूल में ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। और ये दर्शाता है कि हम जो अनप्रिविलेज्ड हैं, उनको और भी ज्यादा अनप्रिविलेज्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं, न कि उनके साथ होने वाली जो सामाजिक जातियां हैं, सांस्कृतिक जातियां हैं, उनको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़कियां सांस्कृतिक तौर पर घरेलू कामों को करने के लायक ही समझी जाती हैं, उनको अन्य अन्य कामों के लायक बनाने की बजाय उनको उसी तरह के कामों के लायक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये जो ख्याल है, यह इक्विटी के ख्याल को निरस्त करता है, उन्हें आगे आने के लिए रोकता है अलग-अलग क्षेत्रों में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या दूसरे-दूसरे क्षेत्रों में। आइए भारत के संविधान के आधार पर समता और समानता के बीच की बहस को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 पर गौर कीजिए। अनुच्छेद 15 राइट टू इक्वालिटी के तहत ही एक और अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में इक्विटी और इक्वालिटी की बहस बहुत स्पष्ट तौर पर साकार हो रही है। इस अनुच्छेद के शुरुआती दो हिस्सों में इस बात की गारंटी दी गई है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन संविधान के इसी अनुच्छेद में अलग-अलग कैटेगरी और समूह के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। ये कैटेगरी कौन सी है जिनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है? जब हम विशेष प्रावधान करने की बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो आइडिया ऑफ इक्विटी है, उसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सी कैटेगरी है जिनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात की गई है? तो पहली कैटेगरी है वीमेन, दूसरी चिल्ड्रन, तीसरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, चौथी शेड्यूल्ड कास्ट, पांचवी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, छठी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे आजकल ईडब्ल्यूएस कहा जा रहा है। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य इन तमाम कैटेगरीज को अलग तरह से ट्रीट कर सकता है और उस ट्रीटमेंट को व्यवहारिक रूप देने के लिए अलग कानून बना सकता है, और राज्य ने ऐसे कानून बनाए भी हैं। आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर पुरुषों के लिए अलग कानून है और महिलाओं के लिए अलग कानून है, तो फिर राज्य में समानता या समता के अधिकार को किस रूप में देखा जाए? ऐसे में कहा जा सकता है कि पुरुषों के समूह को एक तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और महिलाओं के समूह को एक दूसरी तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि महिला और पुरुषों के दो अलग-अलग समूह हैं। इन समूहों की ऐतिहासिकता अलग है। इन समूहों के सदस्यों के पास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शक्तियां अलग-अलग मात्रा में हैं। इसलिए संविधान में कुछ मामलों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कानून बनाने का अधिकार राज्य को मिला हुआ है। इस तरह इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, यानी कि जो एक समान है उन पर एक समान कानून लागू हो, जो एक समान नहीं है उन पर एक समान कानून लागू ना हो। कुछ मामलों में महिलाओं पर एक कानून लागू हो और पुरुषों पर दूसरा कानून लागू हो, लेकिन कुछ मामलों में ऊपर बताए गए यूनेस्को के मोनोलॉग को याद कीजिए। उसमें बताया गया था कि इक्वालिटी फ्रेमवर्क सभी को एक समान समझकर चलता है, जबकि इक्विटी फ्रेमवर्क मानकर चलता है कि सभी की यात्रा अलग-अलग बिंदुओं से शुरू होनी है।
इसलिए जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए विशेष प्रावधान करने होंगे, ताकि इतिहास में जिनको जो हासिल नहीं हो पाया, वो हासिल करवाने में राज्य उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सके। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आते-आते आपको समता और समानता के बीच कुछ बुनियादी अंतर तो समझ में आया ही होगा। समानता यानी सभी को एक साथ समझकर एक समान अधिकार देना, और समता यानी अलग-अलग लोगों और समूहों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, उम्र आदि की स्थितियों को देखते हुए उनके विकास हेतु अलग-अलग अधिकार देना। यह तो बात हुई महिलाओं और पुरुषों के दो समूहों की, लेकिन पुरुषों के समूह में भी पुरुषों के ही अनेक समूह होते हैं, और महिलाओं के समूह में महिलाओं के अनेक समूह होते हैं, जैसे दलित पुरुष और सवर्ण पुरुष, दलित महिला और सवर्ण महिला। क्योंकि महिला होने के बावजूद भी एक दलित महिला की स्थिति सवर्ण महिला की तुलना में खराब और कमजोर है, क्योंकि ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था से जहां एक ओर दलित महिला के हिस्से में कंटेम्प्ट यानी अपमान आता है, वहीं सवर्ण महिला के हिस्से में प्रिविलेज यानी सम्मान आता है। दलित और सवर्ण महिलाएं महिला समूह की सदस्य होने के बावजूद भी अधिकारों और अपमानों की दृष्टि से भिन्न है। इसलिए दोनों के साथ इक्वालिटी के आधार पर नहीं, बल्कि इक्विटी के आधार पर व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। इसका एक और बड़ा उदाहरण जो हमें भारत के संविधान में मिलता है, वह है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 दिखाता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों की सांस्कृतिक और भौगोलिक जरूरतों और भाषाई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हर राज्य को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग अधिकार दिए हुए हैं। देश की सारी आबादी पर एक से कानून लागू नहीं होते, बल्कि अलग-अलग कानून लागू होते हैं। यहां तक कि कुछ राज्यों में तो भारत का जो अपराध कानून है, वह भी पूरी तरह से लागू नहीं होता है। इसी तरह से जमीन कौन कहां खरीद सकते हैं, कहां नहीं खरीद सकते, किनको कहां जमीन खरीदने का अधिकार है और किसको नहीं है, यह भी अलग-अलग जो भौगोलिक स्थितियां हैं और सांस्कृतिक स्थितियां हैं, उनके अनुसार अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक सा अधिकार मिला हुआ है कहीं भी जमीन खरीदने का और जाकर बस जाने का। ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम इक्विटी पर भरोसा कर रहे हैं, यहां पर इक्वालिटी पर नहीं, और इसलिए इक्विटी फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने आर्टिकल 371 को बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बीच जो अंतर है, उसको समझने में इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली है, तो आप दूसरों को भी इसे समझने में मदद करने के लिए इसे उन तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।